Hello students, welcome to my YouTube channel. Before start, please do subscribe, like, share, also hit the bell icon. Never miss regular updates. Thank you. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रदरफोर्ड मॉडल्स के ड्रॉबैक्स के बारे में स्टडी किया था। उन्हीं ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए 1913 में नील्स बोहर ने मॉडल दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, बोहर्स मॉडल या बोहर्स एटॉमिक मॉडल या फिर बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, बोहर मॉडल का जो बेस था वो क्या था? बोहर ने दो साइंटिस्ट मैक्स प्लांक एंड आइंस्टीन, इन दोनों की एक थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ओके, इस थ्योरी को अप्लाई किया था रदरफोर्ड मॉडल पर। ओके, सो नील्स बोहर ने क्या किया, मैक्स प्लांक और आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को रदरफोर्ड मॉडल पर अप्लाई किया था। ओके, सो बेसिकली इस मॉडल को हम बोहर और रदरफोर्ड का कंबाइंड मॉडल भी कह सकते हैं एक तरीके से। ओके, सो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं बोहर मॉडल के। सो सबसे पहला पोस्टुलेट है, एटम consist a central core which is called nucleus. ओके, सो बोहर ने क्या बताया कि एटम है वो, उसमें क्या होती है, एक सेंट्रल कोर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यानी जो एटम का सारा मास और जितना भी उसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। ओके, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स प्लेनेटरी मोशन करते हैं। ओके, प्लेनेटरी मोशन करते हैं। प्लेनेटरी मोशन कैसे? जैसे सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स है अपनी इलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड प्लेनेटरी मोशन करते हैं। ओके, सेकंड पोस्टुलेट, electrons does not radiate any kind of energy while revolving its orbit. ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो इस ड्यूरेशन में, ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी और रेडिएशन को एमिट या रेडिएट नहीं करते हैं, और ऐसी ऑर्बिट्स को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के ड्यूरेशन में किसी भी तरह की एनर्जी लूज नहीं करता है। ओके, वो बिना एनर्जी लूज किए या बिना रेडिएशन रेडिएट किए अपनी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड प्लेनेटरी मोशन करता रहता है। ओके, थर्ड पोस्टुलेट, ऑब्वियसली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ओके, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं।
अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर कोई भी सब्सटेंस है वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स नेसेसरी वर्क करता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कोई भी सब्सटेंस अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स वर्क करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, ये न्यूक्लियस है सेंटर में पॉजिटिव, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी फोर्स होता है जो और सब्सटेंस सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो न्यूक्लियस के केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है इन दोनों के बीच के एट्रैक्शन फोर्स को। ओके, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ही क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम इज द मास of that particle which is revolving, and v is the velocity of that particle, and r is the radius of this circle। ओके, इज इक्वल टू, अब ये एट्रैक्टिव फोर्स, ये एट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होता है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको मान लो Q1 और इसको मान लो Q2, तो ये कौन एट्रैक्टिव फोर्स होता है, कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स, और कूलम्ब्स फोर्स कौन सा होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर ये इधर आर है और इधर आर स्क्वायर है, तो ये एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन आर। Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 कितना होगा, Q1 होगा आपका जेड ई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड, और एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज प्लस जेड ई। ओके, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, उसका चार्ज कितना है, ई। ओके, सो Q1 इज द जेड ई एंड Q2 इज ई। सो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सो नेक्स्ट पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड only in those orbits in which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम, जिनके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में परमिट होगा रिवॉल्व करने के लिए जिनमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ओके, एंगुलर मोमेंटम होता है एल, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एल क्या होता है, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। n is the numbers, n can be 1 2 3 etc, and h is Planck's constant, Planck's constant। okay,
okay, and m is the mass, v is the velocity and r is the radius. ओके अब ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ ये बोहर ने नहीं बताया था। बोहर ने केवल इतना बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन बोहर ने नहीं बताया था। इस फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो आगे जाकर दे ब्रोगली ने सॉल्व किया था, वो हम आगे स्टडी करेंगे। ओके सो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम L जो है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ओके नेक्स्ट पोस्टुलेट, नेक्स्ट पोस्टुलेट है इफ एन इलेक्ट्रॉन jumps from higher orbit to lower orbit और वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है या फिर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो वह फोटोन का एब्जॉर्ब करता है और फोटोन को क्या करता है, एमिट करता है। जस्ट सपोज ये दो ऑर्बिट है, ठीक है, ये लोअर ऑर्बिट है n1 और ये हायर ऑर्बिट है n2। ओके n1 जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी हम मान लेते हैं E1 एनर्जी है और जो n2 ऑर्बिट है उसकी एनर्जी हम मान लेते हैं E2 है। ओके अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो वह क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। ओके लोअर ऑर्बिट से हायर, ऑब्वियसली बात है, लोअर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कम होती है, हायर ऑर्बिट की ज़्यादा एनर्जी होती है, तो हायर ऑर्बिट में जाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। ओके और अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिट होता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वह क्या करेगा, फोटोन को एमिट करेगा, फोटोन को एमिट करेगा। ओके हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वह फोटोन को एमिट करेगा और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। अब फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो दोनों ऑर्बिट है E1 और E2, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा E2 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, h न्यू के इक्वल होगा। तो एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू h न्यू इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन। क्यों, क्योंकि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाने के लिए वो कितनी एनर्जी के इक्वल फोटोन, कितनी एनर्जी के इक्वल इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट कर रहा है, फोटोन की एनर्जी के इक्वल। और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन की एनर्जी के इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए फोटोन की एनर्जी क्या होगी, h न्यू। और इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा। ओके वी नो दैट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c इज द velocity of light, nu is the frequency and lambda is the wavelength. Okay so from this equation we can calculate the frequency nu is equal to c upon lambda. Put it in this equation, then E2 minus E1 is equal to h c upon lambda. ये जो इक्वेशन है ओके इसे हम कहते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ओके सो ये थे बोहर की मॉडल के पोस्टुलेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।